हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे जिससे संबंधित प्रश्न CUET बीएड ह्यूमैनिटीज़ में पूछा जाता है। इसके साथ साथ जनरल बीएड में भी ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो अर्थव्यवस्था का ये टॉपिक है। अर्थव्यवस्था में एक शब्द आता है मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था। मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था क्या होता है, ये समझने से पहले हमें ये समझना चाहिए कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की हो सकती है। तो अर्थव्यवस्था जनरली क्या होती है, या तो वो मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था होती है, या तो वो समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है, या फिर इन दोनों का मिश्रित रूप होती है, जिसे कि मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। तो आप सभी जानते होंगे कि भारत जो है वो एक तरह से मिश्रित अर्थव्यवस्था है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि एक समय ऐसा था जबकि भारत केवल समाजवादी अर्थव्यवस्था बनकर रह गया था। तो आज़ादी के बाद से 1990 तक की जो समय काल है, इस समय काल में भारत एक समाजवादी अर्थव्यवस्था के रूप में बना हुआ था और इसमें धीरे धीरे परिवर्तन आए, जिससे कि भारत मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ बढ़ा। ठीक है, तो भारत की उन्नति का श्रेय जाता है इस व्यवस्था पर, जिसे कि मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। तो कैसे उन्नति हुआ भारत का, या फिर किस प्रकार से वह संकुचित था इससे पहले, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए पहले बात कर लेते हैं मुक्त अर्थव्यवस्था या मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था क्या होती है इस पर। तो ऐसी आर्थिक व्यवस्था जिसमें वस्तु एवं सेवाओं की कीमतें खुले बाजार में निर्धारित होती हैं, उसे मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, मतलब एक ऐसा देश या समाज जहां किसी को किसी से भी व्यापार करने की छूट होती है, और ऐसा भी नहीं है कि इस व्यापार पे कोई सरकारी नियंत्रण नहीं होता। ठीक है, तो सरकारी नियंत्रण होता है तो केवल इस लक्ष्य से होता है कि इसमें किसी प्रकार की बेईमानी न हो। मतलब सरकार ऐसी नीतियां बनाती है जिसमें आम लोग उद्योग व अन्य प्रकार के व्यापार आसानी से शुरू कर सके। तो व्यापार को स्वतंत्र रूप से फलने फूलने दिया जाता है, और देश के अंदर तथा देश के बाहर दोनों जो व्यापार हैं, दोनों में यही नजरिया अपनाया जाता है। एक तरह से स्वतंत्रता दी जाती है। ठीक है, तो सरकारी नियंत्रण तो होता है, लेकिन सिर्फ किसी प्रकार की बेईमानी पर होता है, और इतना भी नियंत्रण नहीं होता है कि ईमानदार व्यापार भी न हो पाए या ईमानदारी से व्यापार में असुविधा हो। इतना भी नियंत्रण सरकार नहीं करती है। ठीक है, और आप मुक्त रूप से क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, लेकिन ईमानदारी से। अगर आप बेईमानी करेंगे तो उस पर सरकार का नियंत्रण होगा और आप पकड़ ले जाएंगे। ठीक है, एक तरह से इसमें आजादी होती है कि आप व्यापार करें, अपने व्यापार को बढ़ाएं, शुरू करें नया व्यापार। हाँ, ठीक। और बात करें इसके पिछले रिकॉर्ड की, भारत का क्या स्थिति थी, भारत में मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था कब थी या नहीं थी, तो इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया था। तो भारत में मुक्त अर्थव्यवस्था पहले थी। एक तरह से विदेशों से व्यापार जो होते थे, उन सभी चीजों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि भारत में मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था नहीं है। ठीक है, तो चंद्रगुप्त के समय चीन से और यूरोप से भी व्यापार चलता था। और सिल्क रूट की बात करें तो सिल्क रूट जो है भारत की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भागीदारी का एक उदाहरण है। ठीक है, तो एक पूरा रूट बना था जिसके थ्रू व्यापारीगण जो है अलग अलग देशों से होते हुए भारत में आते थे, और चीन से रेशम मंगाया जाता था भारत में। ठीक, और इसके अलावा भारत से भी काष्ठ वगैरह, लकड़ी वगैरह और अन्य प्रकार की चीजें जाती थी बाहर। ठीक है, तो ये एक तरह से स्पष्ट उदाहरण है भारत की मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था का। ठीक है, इसके साथ साथ अशोक के समय में भी काफी मात्रा में व्यापार होता रहता था। अकबर के समय की बात करें तो उस समय भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार होते थे। ठीक है, ये तो बात हो गई पहले की। इसके बाद अगर हम बात करें आजादी के बाद की क्या स्थिति थी, तो आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो रूसी समाजवाद से प्रभावित थे। एक तरह से उन पर रूसी समाजवादी अर्थव्यवस्था का प्रभाव था। इस कारण 1947 के बाद
ज्यादा लोगों ने मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था को सपोर्ट नहीं किया। ठीक है, और भारत की अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में कहा जाए तो ये सबसे बड़ी भूल थी। और लगभग 43 वर्षों तक 1947 से लेकर के 1990 तक भारत जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था के रूप में बना रहा। और भारत में आयात निर्यात पर कई तरीके के कर लगाए जाते थे। ठीक है, तो इसमें क्या होता था कि एक तरह से कई तरह के प्रतिबंध होते थे, कई तरह के कर होते थे, जिसके कारण यहाँ के लोग अपने व्यापारों को आसानी से नहीं चला पाते थे। उनको काफी डेप्ट में हो जाना पड़ता था, कर्ज में हो जाते थे वो लोग। ठीक है, तो भारतीय जो वस्तुएं थी उस पर क्या कि इतना कर लगता था, इस वजह से अंतरराष्ट्रीय बाजार में उन्हें हम लोग चाहकर भी सस्ता नहीं बेच पाते थे, जिसके कारण कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो उद्योग होता है उसमें हम लोग पीछे रह जाते थे। ठीक है, और लोग उसी चीज को प्रेफर करते हैं जो चीज थोड़ी सस्ती हो और उनका एक दायरा होता है ना, एक लिमिट होता है, उसके दायरे के अंदर हो तब तो उस चीजों को खरीद पाएंगे, या फिर उस उद्योग से हम तभी जुड़ेंगे जब हमारे लिए वो किफायती हो। तो यहाँ पे इतने कर लगाए जाते थे कि वो किसी भी प्रकार से उनके लिए किफायती नहीं हो पाती थी। इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है व्यापार की प्रतिस्पर्धा में हम लोग पीछे रह जाते थे। और इस कारण जो है भारत में कंप्यूटर, टेलीफोन, कार ये सब कई वर्षों तक सभी देशों में उपलब्ध हो गए थे, लेकिन हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे। केवल हमारी अर्थव्यवस्था जो है बंद इकोनॉमी कह सकते हैं, मतलब एक तरह से समाजवादी अर्थव्यवस्था थी इस कारण। ठीक है, और धीरे धीरे क्या हुआ, ऐसा समय आया जबकि मुद्रास्फीति की दर बहुत ज्यादा हो गई। ठीक है, लोगों की जो आमदनी थी वो धीरे धीरे घटती चली गई और मुद्रास्फीति की दर जो है बढ़ती चली गई। इस कारण भारत में 1985 आते आते बैलेंस ऑफ पेमेंट की समस्या शुरू हो गई। अब बात करें बैलेंस ऑफ पेमेंट की समस्या क्या है। बैलेंस ऑफ पेमेंट की समस्या जो है इसको हम मुद्रा संकट कहते हैं। और ये मुद्रा संकट तब होती है जब कोई राष्ट्र आवश्यक आयात के लिए भुगतान करने या ऋण भुगतान करने में असमर्थ होता है। कहने का मतलब है कि जब कोई देश आयात के लिए जो है पेमेंट नहीं कर पाता, उसके लिए उसके पास पैसे नहीं होते हैं, या फिर कर्ज को अदा नहीं कर पाता है, उसमें असमर्थ होता है, तो इसी समस्या को हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट की समस्या कहते हैं। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की समस्या से प्रभावित जो राष्ट्र होते हैं या देश होते हैं, उसकी जो मुद्रा होती है बहुत तेजी से उसमें गिरावट आती है। ठीक है, तो उस समय 1985 आते आते क्या था कि भारत का ग्रोथ रेट की अगर बात करें तो वो भी बहुत कम हो गया था, 3% रह गया था। ठीक है, और इसी 3% को दूसरे देश मजाक उड़ाने के लिए इसी को हिंदू ग्रोथ रेट के नाम से कहते थे। मतलब 3% ग्रोथ रेट जो है उसको वो लोग हिंदू ग्रोथ रेट कहते थे। ठीक, एक तरह से वो व्यंग करते थे। और इस दौरान जो है भारत में बिजली, पानी, सड़कें ये सब बहुत धीमी गति से विकसित हो रही थी। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत ही धीमी गति से विकसित हो रहा था। और बैलेंस ऑफ पेमेंट की समस्या की वजह से विदेशी मुद्रा भंडार केवल 3 हफ्तों के आयात के बराबर शेष रह गया था। मतलब ऐसी स्थिति आ गई थी कि एकदम से हमारे पास कुछ भी पैसे बचे नहीं थे, संचित धन 0 के बराबर था। किसी देश को चलाने के लिए जो आवश्यक धन होता है पूरी तरह से खत्म हो चला था। धन का भंडार खत्म हो गया था, इसलिए अपने स्वर्ण भंडार को वो इंग्लैंड के पास गिरवी रखने को मजबूर हो गया था। ठीक है, तो ये बात है 1985 के बाद की। ठीक, तो नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। उस दौरान क्या हुआ कि वित्त मंत्री के रूप में मनमोहन सिंह नियुक्त हुए थे। तो 1990 से 1996 के बीच में ये बने थे वित्त मंत्री। और इन्होंने क्या किया कि भारत में आर्थिक सुधार किया, और आर्थिक सुधार इस स्तर पे किया कि इन्होंने भारत को बंद इकोनॉमी से उठा करके ओपन इकोनॉमी की तरफ बढ़ाया। ठीक है, और इसी को हम लोग उदारीकरण के नाम से जानते हैं। और उदारीकरण के जनक जो है भारत में डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं। ठीक है, बाद में चल के वो प्रधानमंत्री बने थे। हाँ, लेकिन
उसके पहले उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था। हालांकि प्रधानमंत्री के रूप में उनके उनके योगदान के प्रति लोग क्या होते हैं, सशंकित रहते हैं, लेकिन एक अर्थशास्त्री के रूप में उन्होंने भारत के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। ठीक है, और इससे क्या हुआ कि आने वाले समय में भारतीय अर्थनीति बिल्कुल ही बदल गई, पूरी तरह से बदल गई। और इसी पद्धति को एलपीजी के नाम से भी जाना जाता है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में पूरी तरह से डिटेल में बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भारत की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे मुक्त इकोनॉमी की तरफ बढ़ गई या मुक्त अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ गई। तो आई होप कि आपको मुक्त अर्थव्यवस्था समझ में आया होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। इससे संबंधित एमसीक्यू हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।